बात हो रही है इंडिया अमेरिका ट्रेड डील की, और अब जबकि डील एक हद तक फाइनलाइज हो चुकी है, हालांकि अभी भी इंटरिम डील है, लेकिन फिर भी जो है वो मोटा खाका हमारे सामने है। क्या टैरिफ्स होंगे, कौन कौन सी चीज़ पर, वो हमारे सामने। तो आज उसका विश्लेषण हम कर रहे थे। सभी मेहमान हमारे साथ हैं। अब चूंकि अंतिम चरण में होंगे तो मैं थोड़े क्विक आंसर की उम्मीद करूंगा सभी मेहमानों से। मिताली, जैसा मैंने ब्रेक पे जाते जाते कहा कि एक तो चलिए आपने फादर ऑफ ऑल डील्स कर ली, लेकिन उससे जस्ट पहले आपने मदर ऑफ ऑल डील्स की थी। उसके अलावा यूके के साथ एफटीए, और भी छोटे देशों के साथ, कई देशों के साथ है। तो अब इतना संतुलन साधना, अलग अलग देशों के साथ इतने आपने समझौते कर लिए हैं, कितना मुश्किल या कितना आसान होगा? विपिन, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये फादर ऑफ ऑल डील्स नहीं है, ये ग्रैंड मदर ऑफ ऑल डील्स है। क्योंकि अगर आप कहेंगे फादर तो फिर तो हमारे जेंडर इश्यूज वहीं पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये टर्म यूज कर रही हूँ हर शो में। ओके। दूसरा, कुछ चीजों पर मैं ये पॉइंट मेक करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि भारत आज इतने सारे ट्रेड डील्स हुए हैं हमारे 2 हफ्ते के स्पेस में। आप स्टार्ट करिए, मतलब यूके का चलो हमारा पहले से हो गया था, इंडिया यूके ट्रेड डील हमारा अक्टूबर नवंबर में फाइनलाइज हो गया था। फिर हमारा 27 जनवरी को इंडो ईयू ट्रेड डील हुआ, मदर ऑफ ऑल डील्स। उसके बाद हफ्ता चल रहा था, इकोनॉमिक सर्वे, बजट आया, और फिर हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आ गया और इंडो यूएस ट्रेड डील का फ्रेमवर्क आ गया। और उसके बाद इंडिया ने गल्फ कंट्रीज के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसी हफ्ते में थर्सडे को साइन किया है। और कल प्रधानमंत्री मोदी जी मलेशिया में थे और मलेशिया के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो अब आप ये समझिए कि इस सब का इम्प्लीकेशन क्या है, सबका मतलब क्या है। इसका ये मतलब है कि आज भारत अपने आप को पोजीशन कर रहा है बहुत सारे ग्लोबल वैल्यू चेन्स और बहुत सारे जो प्रोडक्शन के वैल्यू चेन्स होते हैं, सप्लाई चेन्स होते हैं, उसके बीच में एक देश है जिसके सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, और वो है भारत। इनफैक्ट इवन चाइना के इतने सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अभी नहीं हुए हैं। चाइना का आप देखिए तो शंघाई कोऑपरेशन फोरम में उन्होंने काफी सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और काफी सारे डील्स साइन करे थे और काफी एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट भी हुए थे, बट वो ज्यादातर ईस्ट एशिया और रशिया की साइड पे और सेंट्रल एशिया में हुए थे। लेकिन भारत वो एक देश है जिसका यूरोप के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यूके के साथ भी है, यूएस के साथ भी है, और साथ में एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज। तो आप सोचिए कि हम ऑयल इंपोर्ट्स कर सकते हैं गल्फ कंट्रीज से, उसकी रिफाइनिंग भारत में हो सकती है और फिर वो यूरोप में एक्सपोर्ट हो सकता है। या फिर अगर हम वेनेजुएलन ऑयल ले रहे हैं तो वो वेनेजुएलन ऑयल भारत में आ सकता है, रिफाइन हो सकता है और फिर आगे एक्सपोर्ट हो सकता है यूके को और यूरोप को। तो आप ये सोचिए कि भारत ने अपने आप को इतने सारे पदार्थों के वैल्यू चेन्स के बीच में आज एकदम दुनिया के पूरे ट्रेड के बीच में अपने आप को खड़ा कर दिया है। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ये यूएस की ट्रेड डील नेगोशिएट हुई है, ये सबसे बड़ा विन है बाकी ट्रेड डील्स के साथ में, इसे हम देखें तो। एक राइट। पॉइंट मैं और चाहती थी, जो 5 बिलियन के इंपोर्ट्स के बारे में बात हो रही थी, तो एक क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए कि ये 500 बिलियन के इंपोर्ट्स हर साल 100 बिलियन का हमारे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। हमें पूरे 5 साल में ट्राई करना है कि आपके 500 बिलियन के इंपोर्ट्स हो जाए। और जो प्रोडक्ट्स नेम करे गए हैं उसमें ऑलरेडी जो हम परचेज करते हैं अमेरिका से, 75% प्रोडक्ट्स वही हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, ऑयल हो, कोल हो, मिनरल प्रोडक्ट्स हो, इंजीनियरिंग गुड्स हो, वो सारे वही प्रोडक्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी अमेरिका से ले रहे हैं, और इनकी परचेजेस ऑफ कोर्स बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और लास्ट पॉइंट मैं यही कहना चाहूंगी कि भारत का जो ट्रस्ट है अमेरिका के साथ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इस ट्वीट के बाद ये रिलेशनशिप रीस्टार्ट हुआ है, जी। लेकिन इसकी सीमिति सिर्फ ट्रेड तक नहीं है, इसकी सीमिति 2 और पहलुओं पे है। एक है लेबर मोबिलिटी। तो जैसे कि जो हमारे लोग वहां जाते हैं, H1B, H2B वीजा भी इंट्रोड्यूस हुआ है सेमी स्किल्ड पर्संस के लिए, केयर वर्कर्स के लिए। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है भारतीयों के लिए। तो यहाँ पर भी इसके इम्प्लीकेशंस देखे जाएंगे कि ट्रस्ट बढ़ेगा तो आपका H1B, H2B कैटेगरीज में लोग जा सकेंगे। और दूसरा है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि भारत के लिए अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जी। महत्वपूर्ण है उसमें आने के लिए।
राइट एक सवाल क्विकली आपके बोलते बोलते मेरे जहन में आया, अनुराग आपसे ले रहा हूं कि जब आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं या बायलैटरल एग्रीमेंट्स करते हैं तो ये दो तरफा रहते हैं, मतलब आपके लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उधर खुलती है लेकिन उनको भी आपको उतनी ही अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है ना, आपने मार्केट्स खोलने पड़ते हैं और वो अलग अलग देशों के साथ हमने अलग अलग किया है। अब ऐसे में दो सवाल उठेंगे कि आप अपने यहाँ किन किन क्षेत्रों में संरक्षण दे रहे हैं। मतलब कई बार ये सोचने में आता है कि इतना बड़ा देश, इतने करोड़ मोबाइल धारक हैं, इतने दुनिया में कहीं नहीं, लेकिन हमारे पास एक अच्छी मोबाइल बनाने वाली कंपनी आज भी नहीं है, सारा मोबाइल बाहर का है। दूसरी तरफ जो कंपनीज इंडिया में हैं भी, क्या अब उनको अपनी जो एक कॉम्पिटिटिवनेस है उसको एक अलग दर्जे पे लेके जाना पड़ेगा? क्योंकि जब आप दूसरों को आने का न्योता दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने स्टैंडर्ड बहुत ऊपर करने पड़ेंगे। बिल्कुल, जी क्योंकि बिल्कुल। ये कमजोरी रही है। हाँ, जी मैम, हमारी आपके पास आ रहा हूँ, ये अनुराग से सवाल था, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। विपिन, देखिए आपने काम की बात उठाई, मैं आई थिंक मैंने सबके वक्तव्य सुने, एक दो ही बातें और इस बात पे मैं क्लोज करूंगा, लेकिन उससे पहले एक दो काउंटर्स। वन, ये लिबरलिज्म, फ्री ट्रेड वर्क्स व्हेन एवरीबडी प्रैक्टिसेस फ्री ट्रेड। ये वन साइडेड फ्री ट्रेड जो है वो तो अब खत्म हो गया, राइट? तो ये रियलाइजेशन अमेरिका को भी आया और पॉलिटिक्स फिर समझ जाती है कि देखिए ये डोमेस्टिक लॉबी देन डिमांड्स। सेकंड, डेमोक्रेट्स विल नॉट रिवर्स इट ना। उन्होंने पिछले चाइना के टैरिफ रिवर्स किए थे। एक बार रेवेन्यू की आदत सरकार को लग जाती है, उसको हटाना बहुत मुश्किल है। डेमोक्रेट्स तो बिल्कुल नहीं हटाएंगे। ट्रस्ट कुल मिला के डील हमने साइन कर लिया विपिन, लेकिन ट्रस्ट तो देखिए टूटा है। तस्वीरें सबने देखी है। अमेरिका हैज अंडरस्टूड दैट व्हेन पुश टू द कॉर्नर इंडिया अलाइंस विद रशिया एंड चाइना, नॉट विद अमेरिका। वो गिवन है, तो इट विल बी अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहेगा। उसमें ट्रस्ट तो देखिए वो एक एक्सपोज हो गया रादर, एंड इट्स फाइन, राइट? इंडिया हैज शोन के वो कहां बैठे, दैट्स फाइन। कुल मिला के देखिए विपिन, आपकी सवाल पे आ रहा हूं, दो ही तरह से कंट्री को लेवरेज। इंडिया वीक क्यों दिखा इसमें चाइना के बनस्पत? बिकॉज चाइना के पास लेवरेज है, इंडिया के पास लेवरेज नहीं है अभी। चाइना वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, इंक्लूडिंग रेयर अर्थ, जो कि कोई माइन नहीं और रिफाइन नहीं करता है। चाइना के पास 80-90% कैपेसिटी है, तो उसके पास लेवरेज है। इंडिया वो मैन्युफैक्चरिंग बेस अभी है नहीं, तो वो लेवरेज नहीं आ पाई। थोड़ी सी लेवरेज जहां एप्पल में थी, वहां आपने देखा कि तुरंत रियायत मिल गई। सो हमें लेवरेज पे काम करना होगा, और अल्टीमेटली हम वी कैन कीप सेइंग कि हम सबसे बड़े मार्केट हैं, लेकिन देखिए उस मार्केट की कोई चर्चा करता ही नहीं है ग्लोबल में, बिकॉज उस मार्केट को हमने क्लोज किया हुआ है। अब यहां हम उसको क्लोज रख सकते हैं तो फिर हमारी लेवरेज नहीं बनेगी। और अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो नीरज, विपिन जी, मेरा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि 3 या 4 जनरेशन आजादी के बाद से जा चुकी हैं, अभी तक हम कंपेटिटिवनेस का ही सहारा लेकर के प्रोटेक्ट करते रहते हैं। मुझे नहीं लगता जो रिफॉर्म्स की जरूरत है उसके लिए इंडिया में बहुत पॉलिटिक्स, लाइक बीजेपी, कांग्रेस, एवरीवन हैज टू कम टुगेदर एंड डू दोज रिफॉर्म्स। पॉलिटिक्स इज टू डिवाइडेड इंडिया टू डू दोज रिफॉर्म्स, तो मुझे नहीं लगता वो नियर टर्म में पॉसिबल है। तो कुल मिला के स्टेडी स्टेट में ऐसे ही चलेगा जैसा चल रहा है। जी मीरा मैम, क्विकली मैं आपके पास आ रहा हूं, जो मैं सवाल पूछा उसी को आगे बढ़ा देता हूं कि मेक इन इंडिया लेकिन मेड बाय इंडिया जैसे आता है कि हमारे अपने ब्रांड्स हों। आज कोरिया ने इतने बड़े ब्रांड्स बना लिए, अमेरिका ने इतने बड़े ब्रांड्स बना लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग का हम बने, हम चाइना +1 तो बने ही बने, लेकिन अब हमारे अपने ब्रांड्स भी होने चाहिए जो दुनिया पे राज करें। और प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि आप इसमें गर्व महसूस कीजिए कि ये इंडियन प्रोडक्ट है और ये वर्ल्ड क्लास है। क्या अब उस तरफ जाने का वक्त आ गया और ये सारी ट्रेड डील्स आपको मौका देंगी? बिल्कुल, वक्त तो बहुत पहले आ चुका था, क्योंकि ये एक बहुत कमजोरी रही है हमारी अर्थव्यवस्था की कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ने की बजाय घट रहा है। उसको और बढ़ना चाहिए, क्योंकि नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग में ही मिलेंगी, खास तौर से इन लोगों को जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमारी कंपनियां जो हैं वो बाहर से टेक्नोलॉजी खरीदती हैं, बाहर से ट्रेडमार्क्स खरीदती हैं, अपना R&D बिल्कुल कम करती हैं बाकी देशों के मुताबिक। तो ये उनको बढ़ाना है, अपने ब्रांड्स बनाने हैं। आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं जो हिंदुस्तानी ब्रांड्स हैं, क्योंकि उसमें टाइम लगता है।
अपना ब्रांड बनाने में हमारी कंपनी अभी तक ये नीति अपना रही है कि बाहर से टेक्नोलॉजी खरीद लो, बाहर से ट्रेडमार्क खरीद लो और फिर वो अपने देश में बेचो, चाहे वो विश्व में कंपेटिटिव नहीं हो। पर ये अब नहीं चलेगा। जो आप हिंदुस्तान में बनाएंगे वो विश्व में भी कंपेटिटिव होना चाहिए ना, नहीं तो बाहर की चीजों के सामने वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आपने पहले पूछा था, बाइडेन साहब ने जरूर चीन के खिलाफ ट्रंप साहब की नीतियां आगे बढ़ाई, पर बाकी देशों के ऊपर नहीं। अपने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे, अपने जो एलाइज थे, उनके साथ व्यापार को लेके लड़ाई नहीं लड़ी, टैरिफ्स नहीं लगाए। तो ये एक फर्क है। दूसरा ये कि जो बाकी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं हमारे, वो संतुलित व्यापार के ऊपर नहीं वजन दे रहे। वो चाहते हैं, जानते हैं कि कभी किसी के साथ ज्यादा फायदा होगा, कभी किसी को ज्यादा फायदा होगा। अभी देखिए भारत को 40 से 45 बिलियन डॉलर का फायदा है यूएस के व्यापार में। यूरोप के साथ भी कुछ ट्रेड हमारे फायदे में है, 20 बिलियन डॉलर्स करीब। तो ये तो यूरोप और यूके और बाकी देश ये नहीं चाह रहे कि संतुलित व्यापार हो, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। किसी साल किसी देश के फायदे में होगा, किसी साल किसी और देश के फायदे में होगा। और ये खाली अमेरिका जोर डाल रहा है कि संतुलित व्यापार होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि हमारे कम टैरिफ होने की वजह से, हमारी खुली मार्केट होने की वजह से बाकी देशों ने हमारा फायदा उठाया है। तो आप क्विकली एक सवाल मैं आरती मैम से ले रहा हूं, मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया। आरती मैम, यही एज अ क्लोजिंग रिमार्क कि क्या अब हम इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें या मजबूरी के तौर पे? विपिन, मुझे लगता है कि हमें डेफिनेटली ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी ही समझना चाहिए इसको। बहुत ही सिनिकल होगा कि हम सोचे कि ये ज़बरदस्ती वाला काम है, फिर तो पूरी दुनिया के साथ ज़बरदस्ती हो रही है। और ये भी हम कह सकते हैं कि जब 1990 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, तब भी जब हमने, जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं, ओपनिंग अप या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं, वो भी मजबूरी में किया था। लेकिन उसको भी जिस तरह से अपॉर्चुनिटी लिया कंट्री ने और जिस तरह से मेहनत की, मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी हमें ज़्यादा मेहनत करने की, जो अपॉर्चुनिटीज़ हमने खो दी पिछले कई दशकों में, जहां हमने मेहनत नहीं की और थोड़ा ढीले भी थे, मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको आगे लेके चलें, ना कि ये सिनिकल हो जाए कि ये ज़बरदस्ती में करना पड़ रहा है क्योंकि हम रिफॉर्म नहीं करना चाहते, क्योंकि हम डिवर्सिफाई नहीं करना चाहते। चूंकि यहाँ डिवर्सिफिकेशन हुई, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चलिए, तो टिक्कू मैम के इसी रिमार्क के साथ कि ये जो पूरा सिनेरियो, इसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। और मोर और लेस सारे स्पीकर्स ने वही बात की। इफ इन बर्ड्स थोड़ा संतुलन ऊपर नीचे होगा, लेकिन एक बड़ा मौका शायद इसे हम कह दें कि वो लिबरलाइजेशन वाला 2.0 आजकल जिस तरीके से हर चीज़ को डिफाइन किया जाता है, वो मौका इंडिया के लिए है। अब कितना इफेक्टिवली हम इसे इस्तेमाल करते हैं, कितना अपने फेवर में करते हैं, वो आगे चलते हुए हमें दिखाई देगा। लेकिन मौका या अपॉर्चुनिटी ज़रूर इसमें दिखती है। बहुत